हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक ऑफ सॉइल साइंस के बारे में, जो कि एफसीआई में मेनली एक प्रॉपर टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम सॉइल के बारे में, सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस के बारे में, और सॉइल प्रोफाइल और टाइप्स जो हैं रॉक्स के, और रॉक्स मिनरल, और सॉइल वाटर एंड टाइप ऑफ सॉइल वाटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करूं मैं, तो एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देन करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये 18 नंबर की वीडियो है मेरी। इससे पहले मैंने 17th वीडियोस आपको दे दी हैं। तो वीडियो को करती हूँ स्टार्ट। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि बहुत सारी जो सॉइल्स हैं वो क्या है, डिफरेंट टाइप की सॉइल्स हैं। ठीक है, अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप की सॉइल्स हैं, जैसे कि सैंडी सॉइल है, क्ले सॉइल है, सिल्टी सॉइल है, और चौक टाइप की सॉइल होती है ना, वो वाली सॉइल, और पीट सॉइल, लोमी सॉइल। ठीक है, डिफरेंट टाइप की सॉइल्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज सॉइल साइंस एंड डेफिनेशन क्या है सॉइल साइंस की। ठीक है, तो जो सॉइल साइंस जो है ना, वो क्या है, एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, यानी कि लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है सॉइल साइंस को, जिसमें जो सॉइल है उसका मीन क्या है, सोलम। सोलम का क्या मीन है, फ्लोर। ओके, अब देखते हैं डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन का है, डेफिनेशन ये है कि द सोइल इज ए डायनेमिक नेचुरल बॉडी हैविंग थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर विच आर composed ऑफ मिनरल्स and organic materials as well as living form in which plant grow। ठीक है, यानी कि जो सोइल है ना, वो क्या करती है, सोइल क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है कि एक ऐसी सरफेस जहाँ पे क्या है, कोई भी प्लांट को, कोई भी क्रॉप को हम ग्रो करते हैं। ठीक है, तो उनको ग्रो होने के लिए क्या मिलता है, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, ये सभी चीज़ें मिलती है। ठीक है, उनको लिविंग फॉर्म में अच्छे से ग्रोथ करने के लिए ये सब चीज़ें जहाँ पे अवेलेबल होती है, जिस सरफेस पे, उसे क्या बोलती हैं हम, सोइल बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं सोइल फॉर्मेशन की, कि सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि सोइल का निर्माण कैसे होता है, सोइल बनती कैसे है। तो सबसे पहले क्या होता है, रिगोलिथ, और रिगोलिथ के बाद में सोइल, सोइल के बाद में रॉक्स। ठीक है, ये एक प्रोसीजर है। ये नीचे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, मैंने डायग्राम मेंशन किया है। तो ये देखो, ये क्या है, एक सोइल प्रोफाइल है। ठीक है, पूरी क्या है, इसमें हॉरिजन्स है, सोइल प्रोफाइल है। ठीक है, ये जो हॉरिजन होते हैं, ओ, ए, बी, सी और आर। ठीक है, ये क्या है, सोइल जो हॉरिजन्स हैं सोइल के। और उसके बाद में क्या है कि हम देखें कि ए, बी और जो है, उन दोनों को क्या बोलते हैं, सोलम बोला जाता है। ए प्लस बी को सोलम बोलते हैं। ठीक है, रिगोलिथ किसे बोलती हैं, ए, बी और सी, ये वाला पोर्शन जो है इसे बोला जाता है रिगोलिथ। ओके, तो रिगोलिथ से ही क्या बनती है, सोइल बनती है। उसके बाद में पढ़ेंगे ब्रांच ऑफ सोइल। जो सोइल है ना, उसकी क्या है, दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, यानी कि सोइल साइंस को दो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो है पेडोलॉजी, एंड सेकंड जो है वो है एंडेफोलॉजी। तो पेडोलॉजी में क्या है, पेडोलॉजी को दो शब्दों से ऐसे बोल सकती हैं, या फिर ये ग्रीक भाषा जो है ना, ग्रीक भाषा की दो वर्ड से मिलके बना हुआ है पेडोलॉजी। दो वर्ड कौन कौन से हैं, फर्स्ट है पैडोन। ठीक है, पेडोलॉजी का है पैडोन, पैडो का है पैडोन, और लॉजी का है लोगस। पैडोन का क्या मीन है, सोयल, और लोगस का क्या मीन है, स्टडी। ठीक है, कि जिसमें सोयल की स्टडी की जाती है उसे क्या बोलती हैं, पेडोलॉजी। यानी कि टू स्टडी द origin, classification, description of soil is known as pedology। तो क्या है कि सोइल का ओरिजिन, यानी कि जो भी सोइल है, अलग अलग टाइप की बहुत सारी सोइल्स होती है ना, तो उनमें कौन सी सोइल का ओरिजिन किस चीज़ से हुआ है या फिर कैसे हुआ है, उनका क्लासिफिकेशन, उनका डिस्क्रिप्शन, इन सभी के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। तो ये पेडोलॉजी हमारी कंप्लीट हुई कि पेडोलॉजी किसे कहती हैं, ये टर्म हमारी कंप्लीट हुई। यानी कि ये दो ग्रीक भाषा के दो अलग अलग शब्दों से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट है पैडोन, सेकंड है लोगस। पैडोन का मीन है सोयल एंड लोगस का मीन है स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ सोयल इज नोन एज पेडोलॉजी। सेकंड बात करते हैं एंडोफोलॉजी की। एंडोफोलॉजी में क्या है, एंडोफोस और लोगस, इन दो वर्ड से मिलके बनी हुई है। ये भी ग्रीक भाषा के ही हैं, ग्रीक लैंग्वेज के हैं। तो एंडोफोस जो है उसका मीन होता है सोयल,
एंड लोगस का मीन हमने पढ़ा ही था, स्टडी या फिर डिस्कोर्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू ग्रोथ, न्यूट्रिएंट्स एंड यील्ड ऑफ क्रॉप। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो प्लांट है उसका रिलेशन शो किया जाता है, उसके रिलेशन के बारे में स्टडी की जाती है सॉइल के साथ। ओके, प्लांट और सॉइल के रिलेशन की स्टडी किस में की जाती है? एंडोफोलॉजी में। और सॉइल की स्टडी किस में की जाती है? पेडोलॉजी में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ सॉइल ऑन वॉल्यूम बेसिस, यानी कि वॉल्यूम बेसिस पे जो सॉइल का कंपोजिशन है, यानी कि सॉइल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। तो जो वाटर है वो 25%, एयर भी 25%, और मिनरल मैटर है वो 45%, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो क्या पाई जाती है? 5%। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा क्या होती है, ऑर्गेनिक मैटर का परसेंटेज क्या रहता है। देन राइट आंसर इज 5%। ठीक है, और उसके बाद में है मिनरल मैटर। मिनरल मैटर कितना रहता है इसमें? 45%, एंड वाटर 25%, और एयर भी 25%। उसके बाद में बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, यानी कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो जो प्रोसीजर है जिससे कि सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो उस प्रोसीजर में क्या होता है? फर्स्ट रॉक्स होती हैं, ठीक है, चट्टानें जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो टूटती हैं जिससे रिगोलिथ बनता है विदरिंग से। ठीक है, उसके बाद में बनती है ट्रू सॉइल। ओके, तो इसमें क्या रहता है? जो रॉक्स है उनके टूटने से क्या बनता है? रिगोलिथ बनता है। रिगोलिथ में हमने देखा था कि क्या था? रिगोलिथ में वो सभी लेयर्स को काउंट किया गया था जितनी भी थी हॉरिजन्स में। ठीक है, और फिर क्या बनता है? ट्रू सॉइल्स। ट्रू सॉइल में अलग अलग हॉरिजन्स होते हैं, ओ ए ई। ओके, और उसके बाद में इसमें यही है नीचे जो लिखा हुआ है, उसमें है फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है, यानी कि फंडामेंटली सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका जो प्रोसीजर है उसके बारे में। तो उसके कौन कौन से स्टेप हैं? फर्स्ट है ह्यूमिफिकेशन, सेकंड है एलोविएशन, थर्ड है इलुविएशन, एंड उसके बाद में है हॉरिजोनेशन, और फिर है सॉइल। यानी कि सबसे पहले ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, ह्यूमिफिकेशन जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। ह्यूमिफिकेशन जो प्रोसेस है ना, उसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं उनके सड़ने से ऑर्गेनिक जो मैटर बनता है, ठीक है, उनको क्या करते हैं? डिकम्पोज होने के बाद में वो किस में चेंज हो जाते हैं? ह्यूमस में। ओके, ह्यूमस में चेंज हो जाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर का ह्यूमस में चेंज होना, इस प्रोसीजर को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन बोला जाता है। ऑर्गेनिक मैटर का ह्यूमस में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है? ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। सेकंड टर्म जो था हमारे पास इलुविएशन की। इलुविएशन किसे कहते हैं? इलुविएशन को क्या बोलते हैं? वॉशिंग आउट। ठीक है, इलुविएशन को क्या बोला जाता है? वॉशिंग आउट बोला जाता है, और इसे बोला जाता है इलुविएशन को वॉशिंग इन। नीचे डायग्राम मेंशन किया गया है, उसमें मैं आपको बताऊंगी। और हॉरिजोनेशन क्या होता है? हॉरिजन का निर्माण, यानी कि ये सभी प्रोसीजर होती है ना, इसमें हॉरिजन्स का अलग अलग हॉरिजन्स का निर्माण होता है, ओ ए ई, इन सभी के अलग अलग हॉरिजन के फॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं? हॉरिजोनेशन। यानी कि हॉरिजन के फॉर्मेशन को बोलते हैं हॉरिजोनेशन। देन सबसे पहले बात करते हैं, ये सॉइल प्रोफाइल है। एक डायग्राम इसमें अलग से मेंशन किया गया था, 1 सेकंड, इसमें देख लेते हैं। सॉइल प्रोफाइल में क्या होता है कि एक वर्टिकल सेक्शन, अगर हम वर्टिकल सेक्शन को देखेंगे ना, सॉइल की काट करेंगे, सॉइल को कट करेंगे और उसके बाद में देखेंगे तो हॉरिजन्स दिखाई देंगे। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये देखो अलग अलग लेयर्स होती हैं हॉरिजन की। सॉइल प्रोफाइल के अंदर अलग अलग हॉरिजन्स की लेयर पाई जाती है। सबसे पहला हॉरिजन कौन सा है? ओ हॉरिजन है। ठीक है, जो कि क्या रहता है? जो जंगली फॉरेस्ट वाली सॉइल्स हैं, फॉरेस्ट वाला एरिया है, वहाँ पे पाया जाता है। वहाँ पे क्यों पाया जाता है? बिकॉज वहाँ पे वनस्पति वगैरह पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे बुआई नहीं की जाती। इसी वजह से क्या होता है, उनकी लीफ वगैरह जो भी मटेरियल नीचे गिरता है तो वो क्या होता है? डिकम्पोज होता रहता है। और जो ऊपर की सॉइल होती है ना, वहाँ की वो ब्राउन या लाइट ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, इसका एक ही रीज़न है कि उनमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है, और उस वहाँ पे अपर सरफेस जो होती है उसे ओ हॉरिजन बोलते हैं। नॉर्मली जिस सॉइल पे हम कल्टीवेट करते हैं कोई भी क्रॉप्स को, उनमें पहला हॉरिजन जो होता है ना वो ए हॉरिजन होता है। ठीक है,
फॉरेस्ट में पाया जाता है ओ हॉरिजन, फॉरेस्ट एरियाज में नॉर्मली कौन सा होता है, ए हॉरिजन। ए हॉरिजन को इलुवियल बोला जाता है, यहाँ पे होती है वो इलुविएशन प्रोसेस, ये जो था ना इलुविएशन प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ये देखो, इलुविएशन को मैंने बोला था वॉशिंग आउट बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब पानी आता है ना तो ये जो यहाँ के जो भी है ना मिनरल्स वगैरह वो क्या आएंगे, नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलुविएशन या फिर वॉशिंग आउट, यानी कि वॉश होके नीचे चले गए, वॉश आउट हो गए नीचे की तरफ, इसे बोलती हैं इलुविएशन। ऐसे याद रखना, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना कि अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, ई, उसके बाद में आता है आई। तो सबसे पहला प्रोसीजर जो होगा वो ई का होगा और फिर होगा आई का, ओके। तो सबसे पहले जाएगा ये नीचे, यानी कि वॉशिंग आउट होगा। और इलुविएशन के अंदर क्या होता है, इलुविएशन में क्या होता है, यहाँ पे है ना सभी है ना इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। इनका एक्यूमिलाइजेशन होता है, यानी कि इसे वॉशिंग इन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आके सभी जो भी मिनरल्स थे ना वो इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं वॉशिंग इन, यानी कि जो इलुवियल है, जो ये वाला जोन है बी हॉरिजन जो है, इसमें तो क्या होता है कि जितने भी मिनरल्स वगैरह जो सब थे वो क्या होते हैं, यहाँ पे आके इकट्ठे होते हैं और यहाँ से क्या होते हैं, वॉशिंग आउट, यानी कि आउट होते हैं, और यहाँ से वॉशिंग इन, यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद में आता है सी हॉरिजन, फिर आता है आर हॉरिजन। ये वो हॉरिजन है जिसकी विदरिंग नहीं हुई होती बिल्कुल भी, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, इसकी थोड़ी बहुत विदरिंग हुई होती है, बाकी ये भी वैसा ही रहता है। तो इसमें क्या है कि ओ हॉरिजन में, ओ हॉरिजन विजिबल इन वर्जिन सॉइल, एब्सेंट इन अरेबल सॉइल, ठीक है। अरेबल सॉइल में एब्सेंट होता है, ये मैंने पहले ही आपको बताया था। जो वर्जिन सॉइल्स हैं वहाँ पे क्या होता है, ओनली विजिबल होता है। और उसके बाद में है कि ह्यूमस ऑन द ग्राउंड सरफेस, इसके ग्राउंड सरफेस में क्या होता है, ह्यूमस होता है, ये मैंने आपको बताया था। जनरली फाउंड इन फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल में पाया जाता है। और द टॉप मोस्ट मिनरल हॉरिजन, ये है टॉप मोस्ट मिनरल हॉरिजन जो ए हॉरिजन है, और इसे वॉशिंग आउट भी बोलते हैं और मैक्सिमम लीचिंग वाला हॉरिजन भी बोला जाता है। ये मैंने आपको बताया था, इसमें है ना वॉशिंग आउट हो जाता है, नीचे की तरफ चले जाते हैं जो मिनरल्स होते हैं, इसीलिए इसको मैक्सिमम लीचिंग वाला बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लीचिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। बिकॉज अगर वॉशिंग आउट होंगे नीचे की तरफ जाएंगे तो इसका मीनिंग क्या है, इसका यही मीनिंग है ना कि लीच आउट हो रहे हैं, सभी नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो मैक्सिमम लीचिंग वाला भी हुआ ये किस कलर का होता है, डार्क कलर का होता है। इसे है ना कई बुक्स के अंदर है ना अलग अलग लेयर्स के अंदर भी शो किया जाता है कि ए हॉरिजन जो है ना वो अलग अलग लेयर्स के अंदर डिवाइड होता है। एग्जाम्पल के लिए A1 E और A2, AB और EB, ठीक है। EB और AB जो वाला हॉरिजन है ना, ये यहाँ पे जो ये लेयर पाई जाती है ना, ये बिकॉज ये आधा मिक्सअप बी का होता है आधा ए का होता है, इसीलिए इसको AB या फिर EB हॉरिजन बोला जाता है। उसके बाद में बात करेंगे बी हॉरिजन की। बी हॉरिजन को क्या बोलते हैं, वॉशिंग इन बोला जाता है, मैक्सिमम एक्यूमुलेशन बोला जाता है, ये मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक है। इसमें एक्यूमुलाइजेशन होता है मिनरल्स का जो ऊपर से आते हैं, ऑफ मटेरियल सच एज, इसमें कौन से मिनरल का एक्यूमुलाइजेशन होता है, कौन से मिनरल ऐसे होते हैं जो यहाँ पे आके कलेक्ट होते हैं, तो जो है ना आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स और सिलिकेट्स क्ले होते हैं ना, वो यहाँ पे आके एक्यूमुलाइज होते हैं, ओके। इट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड बाय टिलेज ऑपरेशन, तो ये जब हम टिलेज करते हैं ना तो उसमें ये वाला हॉरिजन है ये कल्टिवेटेड नहीं होता है, और इसे सब सोयल भी बोला जाता है। और जो सी हॉरिजन है ये क्या है, इट इज जोन एटलीस्ट विदरिंग, यहाँ पे विदरिंग नहीं हुई होती है, बहुत ही कम होती है। एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होते हैं, उनका जमाव होता है, एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। ये वाला सब समझ में आ गया, यही प्रोसीजर था इसमें, ये जो इसमें था इलुविएशन और एलुविएशन, इन दोनों में यही था। ये देखो यहाँ पे भी शो किया गया है A2 और E हॉरिजन, मैंने आपको बताया था नीचे कि ये वाला इसमें रहता है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे हम सॉइल हॉरिजन की, तो ये वाला मैंने आपको अलग से डायग्राम दिया था कि अगर आपको उसमें कुछ समझ ना आए तो आप इसमें देख सकते हो। ओ हॉरिजन जो है उसे ऑर्गेनिक लेयर बोला जाता है, बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर्स बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, और उनके डिकम्पोज से क्या बनता है, ह्यूमस बनता है, ये फॉरेस्ट एरियाज में ज़्यादातर पाया जाता है। और ए सॉइल को क्या बोला जाता है, टॉप सॉइल बोला जाता है, ऊपर वाला जो सरफेस होता है। नॉर्मली हम जिन खेतों में कल्टिवेशन करते हैं वहाँ पे क्या पाया जाता है, ए हॉरिजन पाया जाता है।
इसे मिनरल्स विद ह्यूमस, ठीक है, इसमें दोनों पाए जाते हैं। और फिर पाया जाता है ई ओरिजिन, जिसे इल्यूविएशन लेयर बोलती हैं, ठीक है। लिस्ड मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर, किसी में ये बीच में कट होता है, नहीं होता, जैसे मैंने ऊपर डायग्राम में मेंशन किया है उसमें शो नहीं किया गया है, बिकॉज उसमें ये माना गया है कि ए के अंदर ही ये एक लेयर होती है ई। ओके, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये अलग अलग बुक्स के अंदर आपको अलग अलग मिलेगा। बात करते हैं रॉक्स की, यानी कि चट्टानें क्या होती हैं, और व्हाट इज रॉक्स, तो रॉक्स क्या होती हैं उनके बारे में देखेंगी। तो अर्थ क्रस्ट, वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स, डिफरेंट टाइप की रॉक्स जो होती हैं वो मिलके क्या बनाती हैं, अर्थ क्रस्ट बनाती है। जिस पे हम रहते हैं उसे बोलते हैं, ये वाला बाहर वाला जो हिस्सा रहेगा अर्थ का, ये क्या है, अर्थ क्रस्ट है, ठीक है। ये वाला जो भाग है ना, ये पूरा, ये क्या है, ये अर्थ क्रस्ट है। ओके, तो बहुत सारी चट्टानें होती है यहाँ पे, और ये सब मिलके क्या बनाती हैं, अर्थ क्रस्ट। ओके, और नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर, ये क्या है, मिनरल मैटर का एक नेचुरल मास है, ठीक है, प्राकृतिक मास है ये मिनरल मैटर का, यानी कि बहुत सारे मिनरल मैटर्स मिले हुए होती हैं, जिसमें कि अर्थ का, ये रॉक्स की डेफिनेशन है कि व्हाट इज रॉक्स। पहले हमने पढ़ा कि अर्थ क्रस्ट क्या होती है, बहुत सारी रॉक्स मिलके क्या बनाती हैं, अर्थ क्रस्ट बनाती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज रॉक्स, तो बहुत सारे मिनरल मैटर का जो कंपोजिशन है, यानी कि नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर्स इज कॉल्ड एज रॉक्स। ओके, मिनरल मैटर के कंपोजिशन को क्या बोलते हैं, रॉक्स बोला जाता है। दे कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर, और जो रॉक्स होती है ना वो डिफरेंट कलर की होती हैं, अलग अलग साइज की होती हैं और अलग अलग टेक्सचर की होती हैं, यानी कि सेम साइज की, सेम कलर और सेम टेक्सचर की हो ये जरूरी नहीं है। ये देखो टाइप ऑफ रॉक्स, 3 टाइप्स की होती है मेनली रॉक्स। फर्स्ट है आगन्य रॉक, सेकंड है सेडिमेंट्री, थर्ड है मेटामॉर्फिक, ठीक है। सबसे पहले बनती है आगन्य, इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, बिकॉज सबसे पहले इन्हीं रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में सेडिमेंट्री का होता है, और सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक रॉक्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये वाला प्रोसीजर चलता है। तो आगन्य रॉक्स के एग्जाम्पल कौन सी है, ग्रेनाइट है, सैकोरिया है, प्यूमिक है, और कौन सी है, एब्सिडियन है। और सेडिमेंट्री का सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, शेल है, जिप्सम है, और कॉन्ग्लोमेरेट है। ये जो मेटामॉर्फिक है इसका है मार्बल, स्लेट है, और गनीज जो है, और क्वार्टरजाइट जो है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है इनके आगन्य रॉक्स के, सेडिमेंट्री रॉक्स के, और मेटामॉर्फिक रॉक्स के। ये 3 टाइप्स की रॉक्स हैं, इनको क्लासिफाई किया गया है। ये इनके डिफरेंट टाइप्स हैं जो अलग अलग मैंने डायग्राम मेंशन किया, ताकि देख के जब हम याद करते हैं, पढ़ते हैं तो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। रॉक्स में सबसे पहले ये मैंने अलग से क्लासिफाई किया, इनके टाइप्स ओनली नेम मेंशन किए हैं, जो ऊपर मैंने आपको डायग्राम में दिखाए थे कि ये इनके टाइप हैं। कौन सा है, आगन्य है फर्स्ट, सेकंड सेडिमेंट्री है, और थर्ड कौन सा है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। फिर बात करते हैं कि व्हाट इज आगन्य रॉक्स। सबसे पहले कि आगन्य रॉक्स क्या होती है, मेड अप लैटिन वर्ड, जो आगन्य है ना वो किससे बना हुआ है, लैटिन भाषा के शब्द से, लैग्नीज से बना हुआ है, जिसका मीन क्या है, फायर, यानी कि आग। ओके, तो इसमें क्या है, टाइप ऑफ आगन्य रॉक्स की बात करें, आगन्य रॉक्स जो है ना वो 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। आगन्य रॉक्स भी 2 टाइप्स की होती हैं, कौन सी होती हैं, फर्स्ट होती हैं इंट्रूसिव एंड सेकंड होती हैं एक्सट्रूसिव। ओके, ये आगे हम देखेंगे, मैंने इसको नीचे डायग्राम में मेंशन किया है। तो ये मान लो ये कोई चट्टान है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से, बहुत ज़्यादा दबाव होने की वजह से क्या होगा कि जब इसमें से लावा निकलेगा, ये इसमें से जब लावा निकलेगा तो उससे क्या होगा कि ये जो लावा, कुछ लावा जो है वो इसके अंदर बचा रह जाएगा, ठीक है, और कुछ लावा जो है वो क्या होगा, बाहर निकलेगा, जितना लावा हो सकेगा वो बाहर निकलेगा। ये देखिए ये जो लावा है, ठीक है, ये लावा यहाँ पे निकलेगा और क्या होगा, यहाँ पे कूल हो जाएगा, यानी कि ठंडा हो जाएगा। और इस टाइप से जिस रॉक्स का यहाँ पे निर्माण होगा ना, इनके ठंडा होने से, इनके कूल होने से, जब कुछ टाइम बाद ये कूल होगा तो इससे जो रॉक्स बनेगी वो जो होगी वो कौन सी रॉक्स होंगी, एक्सट्रूसिव होंगी, ठीक है, यानी कि जो बाहर आकर जिन रॉक्स का निर्माण होता है, जो बाहर आके लावा जो ठंडा हुआ है उसके बाद जिन रॉक्स का निर्माण हुआ है। और कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाता, अंदर ही कूल होके क्या होता है, वहीं पे वो क्या होता है, उनका जमाव हो जाता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव। इंट्रूसिव मीन इंटर, अंदर, ठीक है, अंदर ही वो क्या होंगे, वहीं पे जमा हो जाएगा, वो वहीं पे रह जाएंगे, ठीक है।
और ये देखो आग्नेय रॉक्स के 2 टाइप्स थे, एक था एक्सट्रूसिव और सेकंड कौन सा था, इंट्रूसिव। ओके, ये देखो इंट्रूसिव क्या है, ये जो लावा है इसका क्या हुआ, अंदर ही ये जो मैग्मा था ये लावा बन के बाहर आ ही नहीं पाया, ये मैग्मा बन के अंदर ही क्या हुआ, कूल हो गया और वहीं पे रह गया। ठीक है, और ये जो बाहर आया था, ये जो बाहर निकला था यहाँ से चट्टान के फटने के कारण, तो वो क्या था, वो लावा था और उसे क्या बोलती हैं, एक्सट्रूसिव आग्नेय रॉक। ठीक है, ये 2 टाइप्स थे जिसमें ये देखो आग्नेय रॉक्स है व्हेन मोर्टेन मैग्मा कूल, जब मोर्टेन मैग्मा जो है वो कूल होता है और सॉलिड हो जाता है तो उससे क्या बनती हैं, आग्नेय रॉक्स बनती हैं। आग्नेय रॉक्स इज आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक्स, इनको प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है, ये मैंने आपको बताया था, बिकॉज सबसे पहले इन्हीं का फॉर्मेशन होता है इसीलिए इनको प्राइमरी रॉक्स बोला जाता है। 2 टाइप्स थे इनके, फर्स्ट था इंट्रूसिव, सेकंड था एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव को क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स बोला जाता है, एक्सट्रूसिव को वोल्केनिक रॉक्स बोला जाता है। इंट्रूसिव रॉक्स को क्या बोला जाता है, प्लूटोनिक रॉक्स। अब प्लूटोनिक रॉक्स और एक होता है वोल्केनिक रॉक्स। तो प्लूटोनिक जो रॉक्स हैं उनको क्या बोलती हैं, इंट्रूसिव भी बोला जाता है। यानी कि हमने पहले ये टर्मिनोलॉजी क्लियर कर ली थी कि इंट्रूसिव जिनका जमाव अंदर ही होता है, एक्सट्रूसिव जिनका जमाव बाहर आने के बाद होता है। तो यानी प्लूटोनिक उन्हें बोलते हैं जिन रॉक्स का निर्माण अंदर जो मैग्मा ठंडा हो जाता है उसे बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। ठीक है, यही चीज इसमें मेंशन की गई है, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट मीन अर्थ क्रस्ट के अंदर ही इन चीज़ों का जमाव हो जाता है, वो मैग्मा बाहर आ ही नहीं पाता। तो एग्जाम्पल क्या है इसके, ग्रेनाइट और डायोराइट या फिर सेनाइट या गैब्रो। ठीक है, ये क्या है, इनके एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है, प्लूटोनिक या फिर इंट्रूसिव रॉक्स के। एक्सट्रूसिव रॉक्स की बात करें या फिर वोल्केनिक रॉक्स की बात करें, तो एक्सट्रूसिव या वोल्केनिक रॉक्स कौन सी हैं, जिनमें जो लावा है, जो मोल्टेन मैग्मा है, वो क्या होगा कि बाहर की तरफ आएगा अर्थ की सरफेस के ऊपर और उसके बाद में वहाँ पे आके अर्थ की सरफेस पे कूल होगा और सॉलिड हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल है बेसाल्ट और जो है ट्रिंकेट। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। तो ये होगी एक्सट्रूसिव रॉक्स। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये मान लो आग्नेय रॉक्स है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, मान लो यहाँ से मैं आपको एक सिंपल वे में बताती हूँ, यहाँ से नदी निकल रही है, तो ये क्या होगा, ये जो पानी का बहाव होगा ये क्या होगा, इसे अपने साथ लेके जाएगा, इसको डिकम्पोज करके धीरे धीरे इसको अपने साथ लेके जाएगा। ये यहाँ से आते आते मान लो कि एक जगह ऐसी होगी जहाँ पे इसका जमाव होना शुरू हो जाएगा। ये पहली लेयर बनी, ये इसके ऊपर से सेकंड लेयर बनी और ये यहाँ पे थर्ड लेयर बनी, ऐसे करते करते यहाँ पे जमाव हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे इसके ऊपर जब इसके ऊपर प्रेशर गिरेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, इसका सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होगा। तो ऐसी रॉक्स को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, ऐसी रॉक्स को क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। यही इस प्रोसीजर में बताया गया है, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब बात करते हैं जो लास्ट में हमारा रह गया मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये मैंने आपको बताया था कि ये देखो जैसे ये एक चट्टान है, इसके वॉल्केनिक इरप्शन के कारण क्या होगा कि जैसे ये फटेगा तो जो लावा है वो बाहर आएगा, बाहर आके ठंडा होगा, या फिर कुछ जो मैग्मा है वो अंदर ही ठंडा हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, और तो इस टाइप की जो रॉक्स बनेगी उन्हें बोलेंगे आग्नेय रॉक्स। ठीक है, तो आग्नेय रॉक्स की जो सैंडीमेंट्स है वो मान लो पानी के थ्रू या फिर किसी भी अदर फैक्टर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे जाके इनका जमाव होगा, तो उन्हें बोलेंगे सैंडीमेंट्री रॉक्स। और सैंडीमेंट्री रॉक्स का इसी टाइप से डिकम्पोज होगा या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इन्हें बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। और फिर से इन पे जब प्रेशर पड़ेगा तो फिर से ये फटेंगी और क्या निकलेगा, मैग्मा। ठीक है, तो ये वाला प्रोसीजर चलता रहता है, इस टाइप से रॉक्स की विदरिंग होती रहती है और सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं रॉक्स मिनरल की, कि रॉक्स की जो चट्टानों की मिनरल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो रॉक्स मिनरल आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सिस्टेंस विथ डिफाइंड केमिकली कंपोजिशन एंड फिजिकल फीचर्स। एग्जाम्पल के लिए क्वार्ट्ज या फिर ऑर्थोक्लेज। क्वार्ट्ज का जो फॉर्मूला है वो कई बार पूछा जाता है, SiO2 इसका फॉर्मूला है, ऑर्थोक्लेज है उसका क्या है, KAlSi3O8, ये इसका फॉर्मूला है। तो मिनरल्स क्या है,
टू टाइप्स के मिनरल होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मिनरल्स जो हैं, जो नॉर्मली नेचुरली जो पाए जाते हैं, नेचर में हैं, तो उन्हीं के डिकम्पोज से या फिर प्राइमरी से ही सेकेंडरी न्यूट्रेंट मिनरल्स को बनाया जाता है। ओके, तो सबसे पहले रॉक्स जो हैं वो क्या है, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स हैं, यानी कि बहुत सारे मिनरल्स मिलके ही क्या बनाते हैं, रॉक्स को बनाते हैं। तो ये मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये पूरी क्या है, अर्थ है, ये बाहर वाली जो है अर्थ क्रस्ट है। ये जो अर्थ क्रस्ट है ना, ये बाहर वाली जो सरफेस है, इस सरफेस में क्या क्या पाया जाता है, इसके डिकम्पोज इसके जो है इसमें कौन कौन से फैक्टर पाए जाते हैं। देन फर्स्ट है, इसमें फेल्सपार पाया जाता है 48%, और क्वार्ट्ज पाया जाता है 36%, माइका पाया जाता है 10%। टोटल कितना हो गया, 94%। तो रह कितना गया, 6%। 6% में क्या पाया जाता है, ओल्वेनिन या फिर टर्मेलिन, ये सभी जो मिनरल्स रह गई हैं ये क्या होते हैं, 6% में पाए जाते हैं। ये पूछा जाता है कि अर्थ क्रस्ट जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन से मिनरल पाए जाता है, तो फेल्सपार, फिर क्वार्ट्ज है 36%, सबसे ज़्यादा कौन सा है, फेल्सपार पाया जाता है। ये देखो ये मिनरल्स हैं, तो क्या है, जो क्वार्ट्ज है ना वो क्या बनाता है, क्वार्ट्ज हैं जो उनसे बनता है ग्रेनाइट, इनकी स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज करके ग्रेनाइट को बनाया जाता है। और ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, आग्नेय चट्टान का। और जो फेल्सपार है, फेल्सपार से सैंडिमेंट्री कौन सी है, सैंडस्टोन, ठीक है। और उसके बाद में बात करेंगे थर्ड की, माइका से क्या बनता है, मेटामॉर्फिक, जिसका एग्जाम्पल है जो गैनीज चट्टानें होती हैं, ठीक है। तो इसमें इसके एग्जाम्पल्स वगैरह सब हमने देख लिए कि कौन कौन सी चट्टानों से ये इम्पोर्टेंट है कि क्या बनता है। फिर क्वार्ट्ज है, तो क्वार्ट्ज का फॉर्मूला हमने देख लिया था, SiO2, जिसे सिलिका भी बोलते हैं। एसिड रॉक्स गिव राइज टू सैंडियर टाइप सॉइल, ये क्या बनाती हैं, जब सिलिका का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगा कोई भी सॉइल के अंदर, तो वो क्या बनाएगी, सैंडियर टाइप की, यानी सैंडी टाइप की जो सॉइल बनाएगी, वहाँ पे इस टाइप की सॉइल होगी। और वो सॉइल जो है ना, वो रॉक्स जो है वो क्या होंगी, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होंगी, ठीक है, अम्लीय होंगी। जो सॉइल जहाँ पे सिलिका की परसेंटेज ज़्यादा रहेगी, वहाँ पे जो सॉइल्स फॉर्मेशन होगी, जो रॉक्स बनेगी, वो रॉक्स होंगी एसिडिक, और जो सॉइल बनेगी वो सैंडियर टाइप की बनेगी। और जहाँ पे जो सिलिका है वो कम रहेगा, सिलिका की परसेंटेज कम रहेगी, वहाँ पे बेसिक रॉक्स का निर्माण होगा, और क्या होगी, क्ले टाइप की सॉइल्स, ठीक है, क्ले टाइप की सॉइल बनेगी और बेसिक रॉक्स का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे। थर्ड बात करते हैं फेल्सपार की। फेल्सपार में क्या है, सच मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 48% अर्थ क्रस्ट, whereas क्वार्ट्ज 36% एंड माइका 10%। यानी कि क्या पाया जाता है, क्वार्ट्ज 36% पाया जाता है, फेल्सपार 48% पाया जाता है, माइका 10% पाया जाता है। ये मैंने आपको ऊपर डायग्राम में बता दिया था। माइका में है, पोटास माइका इज वाइट, जो पोटास माइका होती है वो वाइट होती है और क्लियर और ट्रांसपेरेंट होती है, और इसको क्या बोलते हैं, मस्को वाइट माइका भी बोला जाता है। फिर है ओल्विन, तो ओल्विन का क्या है, फॉर्मूला है FeMg2SiO4, और इसको क्या बोलते हैं, फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर है सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो प्लांट न्यूट्रेंट जो है उनके सोर्स क्या हैं, यानी कि उनके ऐसे कौन से मिनरल हैं जो उनकी कमी पूर्ति कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं, उनका सोर्स कौन सा है। फर्स्ट है नाइट्रोजन का सोर्स, तो ऑर्गेनिक मैटर है। और कार्बन की बात करें तो कार्बामेट है। और फॉस्फोरस की बात करें एपेटाइट या फिर आयरन फॉस्फेट है। उसके बाद में पोटेशियम की बात करें तो माइका या फिर फेल्सपार या ऑर्थोक्लेज है, जिनको मैंने रेड से मेंशन किया है, वो हाईलाइट की है मैंने, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मैग्नीशियम की बात करें तो डोलोमाइट या फिर जो डोलोमाइट है या फिर हॉर्न ब्लेंड या बायोटाइट या फिर ओल्विन है, वो मैग्नीशियम के क्या है, सोर्स हैं। बोरॉन की बात करें तो टर्मेलिन है। मैग्नीज की बात करें तो पायरुलुसाइट है। और जिंक की बात करें तो ओल्विन या फिर हॉर्न ब्लेंडेन। तो इसका क्या है, ये जो हॉर्न ब्लेंडे है ये क्या है, दो बार से आया है, ठीक है। फर्स्ट इसमें आया कि मैग्नीशियम, और सेकंड किसका, जिंक का भी है। फिर बात करें कि इसको एक अलग टाइप से भी क्लासीफाई किया गया है, तो वो कौन सा है, तो है इसमें सिलिका और टेट्राहेड्रॉन। हम देखते हैं ना कई बार कि इनको परसेंटेज में डिवाइड किया गया है कि 1:1 है या फिर 2:1 है। तो उस बेस पे मिनरल्स का क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन। तो
ये जैसे कि ये वाला टाइप है ना, तो इसमें जो ये वाला वन है ये क्या है, ये है सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन, और जो ये वाला है ये है एल्यूमिनियम एकहेड्रॉन। ओके, तो इस टाइप से इसको याद रखना है, ये वाला परसेंटेज इसका रहेगा और ये वाला इसका। तो 1:1 फर्स्ट क्लासीफाई है, 4 टाइप से इसको क्लासीफाई किया गया है, 4 टाइप से इसको क्लासीफाई किया गया है। 4 कौन कौन सी है, क्ले मिनरल है फर्स्ट, और कौन सा है, कैलियोनाइट, ठीक है, फर्स्ट है जो उसमें है कैलियोनाइट, और जो कि 1:1 का ये पूछा जाता है कि 1:1 टाइप का एग्जाम्पल बताओ, या फिर कैलियोनाइट किस टाइप का मिनरल है, यानी कि 1:1 का है या फिर 2:1 का है या 2:2 का है, तो क्या होगा इसका आंसर 1:1 का है। फिर बात करें 2:1 का कौन सा है, नॉन एक्सपेंडिंग क्ले मिनरल्स हैं, ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल कौन सा है, ब्लैक माइका है, वाइट माइका है और वेदर्ड माइका है। ब्लैक माइका को हम बायोटाइट बोलते हैं, वाइट माइका को हम मस्को वाइट बोलते हैं, और वेदर्ड माइका को हम इलाइट बोलते हैं। 2:1 एक्सपेंडिंग क्ले मिनरल्स, ये तो थे नॉन एक्सपेंडिंग क्ले मिनरल्स, ये है एक्सपेंडिंग क्ले मिनरल्स। तो कौन से हैं, वर्मिकुलाइट और मोंट मोरिलोनाइट। 2:2 क्ले मिनरल्स, ये है कैलोराइट। तो ये एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये इम्पोर्टेंट्स हैं, ये जो इनके क्लासिफिकेशन ये वाला करवाया है ये इम्पोर्टेंट है। फिर बात करेंगे टाइप ऑफ वाटर इन सोइल, यानी कि जो सोइल है, जो मिट्टी है, मृदा है, उसमें जो वाटर पाया जाता है अलग अलग लेयर्स के अंदर, तो उनका क्या क्लासिफिकेशन है, कौन सा वाटर अवेलेबल है, कौन सा वाटर अवेलेबल नहीं होता है, प्लांट्स को कितने टाइप से इसको क्लासीफाई किया गया है। देन फर्स्ट है जो है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, सेकंड है कैपिलरी वाटर, थर्ड है ग्रेविटेशनल वाटर। तो ग्रेविटेशनल वाटर का जो एटमॉस्फेयर प्रेशर रहता है वो कितना रहता है, कितने एटम रहता है, तो लेस देन 0.3 एटम। और इसका जो अगर हम बार में बात करें तो -1/3 बार्स, और कैपिलरी वाटर का 0.3 से 31 एटम, और अगर हम बार में बात करें -1/3 टू -31 बार, ये माइनस है। और उसके बाद में बात अगर हम करें हाइग्रोस्कोपिक की, तो क्या है, मोर देन 31 एटम, या फिर कहाँ तक हो सकता है, 1000 एटम तक हो सकता है। बार में बात करें तो -10,000 बार। अब ये बार और एटम का क्या है, एक एटम के इक्वल, एक एटम किसके इक्वल होता है, 1.01325 बार के इक्वल होता है 1 एटम। ओके, तो ये वाले जो है ना ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि कितना बार है, कैपिलरी वाटर का क्या है, कितना एटमॉस्फेयर, इसका जो प्रेशर है, कितना एटम है, ठीक है, तो ये अलग अलग पूछा जाता है। बाद में बात करेंगे हम ये सॉइल वाटर की हम बात कर रहे हैं। 3 कैटेगरीज थी, मैंने आपको बताया, फर्स्ट था हाइग्रोस्कोपिक वाटर, सेकंड था कैपिलरी वाटर, थर्ड था ग्रेविटेशनल वाटर। ये मैंने इसलिए मेंशन किया है ताकि जब आपको पीडीएफ मिले तो पढ़ने में आसानी हो। तो फर्स्ट देखो ग्रेविटेशनल वाटर के अंदर क्या रहता है, कैपिलरी वाटर में क्या रहता है, और हाइग्रोस्कोपिक वाटर में क्या रहता है। ग्रेविटेशनल वाटर में रहता है वाटर ड्रेन्स थ्रू सॉइल प्रोफाइल, जो वाटर जो है ना वो क्या है, यहाँ से निकलेगा, ठीक है, सॉइल प्रोफाइल के थ्रू वाटर क्या होगा, निकलेगा। और ये जो फील्ड कैपेसिटी इसकी जो यहाँ पे बताई गई है कितनी होती है, 1/3 बार। ओके, इसकी क्या रहती है, 1/3 बार इसका प्रेशर रहता है। और उसके बाद में बात करें हम कैपिलरी वाटर की, तो वाटर हेल्ड इन लार्ज पोर, वाटर जो है ना वो ये जो बीच वाली ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है ना इसको बोलते हैं पोर्स। लार्ज पोर का क्या मीन है, ये वाली जितना इनके बीच का स्पेस है ना ये पानी से भरा रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, अवेलेबल फॉर क्रॉप यूज, ये वाला जो वाटर है ना कैपिलरी वाटर है, ये वाला ही वाटर फसल को या फिर हमारी क्रॉप को यूज में लेने के लिए मिलता है। कौन सा वाटर, कैपिलरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा वाटर है जो क्रॉप्स के लिए अवेलेबल है, देन राइट आंसर इज कैपिलरी वाटर। और उसके बाद में हाइग्रोस्कोपिक वाटर की बात करेंगे, वाटर जो होता है ना वो सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बिल्कुल पास में चिपका हुआ रहता है। ये देखो बिल्कुल पास में चिपका हुआ है, तो ये तो मिलेगा ही नहीं फसलों को, बिल्कुल इसके बिल्कुल पोर स्पेस के पास पास में लगा रहता है। विल्टिंग पॉइंट जो है उसका रहेगा 15 बार। ओके,
तो ये अलग अलग जो है इनके बताया गया है कि कौन सा जो वाटर है वो अवेलेबल है और कौन सा अवेलेबल नहीं है। तो ना ही तो ग्रेविटेशनल वाटर है वो मिल पाएगा क्रॉप्स को, और ना ही हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है वो क्रॉप्स को अवेलेबल हो पाएगा। अगर अवेलेबल होगा तो वो होगा कैपिलरी वाटर। ठीक है, कैपिलरी वाटर ही फसलों को क्या यूज में होगा, यूज में ले सकते हैं। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि विल्टिंग पॉइंट और जो फील्ड कैपेसिटी है, इन दोनों के बीच का जो वाटर है, ठीक है, वो वाला क्या है फसलें यूज कर सकती हैं या क्रॉप यूज कर सकती हैं। तो बात करेंगे मॉइस्चर क्लासेस की, मॉइस्चर क्लास की और इसके टेंशन की, कितने एटम रहता है, और पीएफ की बात करेंगे। पीएच की तरह ही पीएफ स्केल होता है, इसमें अलग अलग है मेंशन किए गए हैं। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल वाटर का देख लेते हैं, फिर फील्ड कैपेसिटी, कैपिलरी वाटर, फिर विल्टिंग पॉइंट, फिर हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट और फिर हाइग्रोस्कोपिक। सबसे पहले है ग्रेविटेशनल का 0 से 1, ये इसका 0 से 1 या फिर लेस देन 1/3, और पीएफ कितना रहेगा, लेस देन 2.54। ये इंपॉर्टेंट है पीएफ भी, और इसका जो टेंशन है एटम ये वाला भी। फील्ड कैपेसिटी का रहता है 1/3, कैपिलरी का रहता है 1/3 -31, और विल्टिंग पॉइंट का रहता है 15, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट का 31 और हाइग्रोस्कोपिक का 31 से 1000। पीएफ वैल्यू की बात करें तो फील्ड कैपेसिटी का 2.54 और कैपिलरी का 2.54 से 5.50 और विल्टिंग पॉइंट का 4.20, हाइग्रोस्कोपिक का 4.50, और अगर बात करें हाइग्रोस्कोपिक की तो 4.50 से 7। इंपॉर्टेंट जो है वो है विल्टिंग पॉइंट का और कैपिलरी का, इनका इंपॉर्टेंट है तो ये याद रखना। फिर ये एक स्केल है, इसमें शो किया गया है, ये सॉइल का पार्टिकल है कोई, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी हैं जो वाटर अवेलेबल है और कौन सा वाटर अवेलेबल नहीं है। वाटर इज हेल्ड टू टाइटली फॉर प्लांट, अवेलेबल वाटर फॉर प्लांट यूज, और वाटर ड्रेन्स फ्रॉम सॉइल। ये वाला हाइग्रोस्कोपिक वाटर, सॉरी ग्रेविटेशनल है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, कैपिलरी वाटर है जो अवेलेबल है। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो विल्टिंग पॉइंट और जो फील्ड कैपेसिटी के बीच का जो वाटर है वही अवेलेबल होता है। विल्टिंग पॉइंट का क्या रहता है, विल्टिंग पॉइंट में प्लांट डाई हो जाता है, यानी कि ऐसी स्टेज प्लांट की जिसमें प्लांट बिल्कुल मुरझा जाता है, प्लांट बिल्कुल डाई हो जाता है, जिसमें पानी, तब हम इस स्टेज पे पानी दें चाहे ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसको विल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। इसमें प्लांट डाई हो जाता है और ये होता है ड्राई सॉइल। ठीक है, ये होता है सैचुरेटेड, जो नम सॉइल होती है ना, थोड़ी थोड़ी जो मॉइस्ट होती है वो वाली, यानी कि फील्ड कैपेसिटी और विल्टिंग पॉइंट के बीच का जो वाटर है वो अवेलेबल रहता है इन दोनों स्टेजेस के बीच का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जल्दी लेके आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो।